जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिया है कि फॉर्म सबमिट कर दिया है। बट मुझे लगता है जैसे बचपन में होता था ना दोस्तों, कि जब कोई एग्ज़ाम दे के आते थे तो बाद में डर लगा रहता था कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। बट इस तरह की फीलिंग्स, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की फीलिंग्स का जो है वो एक आइडिया दिया है कि सर कहीं ये गलती तो नहीं हो गई, वो गलती तो नहीं हो गई। तो कॉन्फिडेंट रहिए दोस्तों, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होती। रेस्ट एश्योर्ड सबमिट कर दिया तो जो होगा देखा जाएगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं डेट एक्सटेंशन के लिए, तो डेट एक्सटेंशन के लिए अभी तक तो कोई ऐसा नोटिस आया नहीं, बट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि डेट एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही। कह नहीं सकते कुछ अभी, बट आप 27 सितंबर ही मान के चलिए। और मुझे लगता है कि उसके बाद में जो एडवर्टीज़मेंट जिनकी डेट 27 सितंबर है, वो अपना ऑटोमेटिकली जो है उन पे एंट्री बंद हो जाएगी, उनका दिखना बंद हो जाएगा, उनका यू कांट फर्दर प्रोसीड विद दैट एडवर्टीज़मेंट। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा अगर ऐसा होता है। अगर डेट एक्सटेंड हो गई लकली, तो जो है फिर हो सकता है कि वो अभी एडवर्टीज़मेंट खुले रहें, बट ये नोटिस अगर आएगा तो लास्ट मोमेंट पे आएगा, बहुत जल्दी नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप 27 सितंबर ही मान के चलें और कोशिश करें कि अपने फॉर्म्स को आप सबमिट कर दें। अगर कुछ गलती होती तो कैंसिलेशन की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। बहुत से लोग इनपुट्स आ रहे हैं कि गलती हो गई है, कहीं आई मिस हो गया है नाम में, कहीं एस मिस हो गया है, और कई सारे और इनपुट्स आपके आ रहे हैं। कहीं हिंदी में सिग्नेचर कर दिए, कहीं इंग्लिश में कर दिए हैं, लीज डीट में किसी और लैंग्वेज में कर दिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आपने फॉर्म 3 पे एक तरह के सिग्नेचर कर दिए हैं, आपने लीज डीट पे दूसरे तरह के कर दिए हैं, आपके पे पैन कार्ड पे किसी और तरह के सिग्नेचर हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दीज डिस्क्रिपेंसीज। दोस्तों बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा 21 अगस्त का जो एक सर्कुलर है अमेंडमेंट एंड क्लैरिफिकेशन, जो MORTH की NHAI की जो एक्सेस परमिशन की गाइडलाइन है, उसका क्या इम्पैक्ट है। दोस्तों मैंने वैसे आपको एक पर्सनल वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। सब चीज़ें बहुत पर्टिनेंट हैं, बहुत रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि जो पहले सर्विस रोड के अप्रूवल के साथ NHAI वाले PD या RO रीजनल ऑफिस NHAI जो अप्रूवल दे रहे थे, उसमें एक क्लाजेस का इंटरप्रिटेशन करके 26 जून 2020 की गाइडलाइन का करके, उसमें जो है वो PWD NH डिवीज़न के थ्रू जो फाइलें MORTH में जा रही थी, वो लोग उस पर जो अप्रूवल नहीं दे रहे थे, बट NHAI वाले दे रहे थे। अब उस क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट से ये हो गया कि सर्विस रोड के साथ अगर कोई भी प्रपोजल जाएगा तो उसमें IRC कोड के हिसाब से एक सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। देन जो हमारी प्रपोजिंग अथॉरिटी या रिकमेंडिंग अथॉरिटी है PD NHAI, उनकी तरफ से वो रिकमेंड होकर जाएगा। तब वो केस फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर से होता हुआ NHAI हेडक्वार्टर से होता हुआ RO से हेडक्वार्टर जाएगा, वहाँ से होता हुआ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जाएगा फाइनल रिलैक्सेशन की ग्रांट के लिए। तो प्रोसेस लंबा हो गया और उसमें बहुत सारे जो सर्विस रोड पे अप्रूवल हो रहे थे उनके जो है उन पे थोड़ा सा एक वो लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि आपने क्वेरी पूछी और बहुत से लोग फिजिबिलिटी करा रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन जो है रूरल में 300 मीटर के अंदर आ रहा है, अर्बन में 100 मीटर के अंदर आ रहा है, यहाँ जो किसी वजह से सर्विस रोड प्रपोज करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर कई सारे क्योंकि प्रोविजंस होते हैं जहाँ सर्विस रोड डालनी पड़ती है, डायरेक्ट एक्सेस अवॉइड करनी पड़ती है। अब दोस्तों वो केस जो है सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिलैक्सेशन के लिए जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो नए प्रपोजल्स आ रहे हैं। पुराने जो प्रपोजल्स हैं जो क्लियर हो गए उन पर इनका इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये भी आपके इनपुट्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं साहब डेट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे जो है प्रोसेस और लंबा होगा, और जो है प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लगेगा अलॉटमेंट में। तो जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिए नेचुरली, और जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनको किसी ने गाइड किया, डेफिनेटली दोस्तों उनकी तरफ से इनपुट आना जाहिर है और बहुत नेचुरल है। और जिन लोगों को किसी वजह से फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, लैंड अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं पे मुझे पता लगा कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है, रजिस्टर्ड लीज डीड नहीं हो पा रही उस एरिया में, तो दोस्तों बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिसने अपना हु हैज सबमिटेड द फॉर्म इज़ नॉट विलिंग द डेट शुड बी एक्सटेंडेड, और जो किसी वजह से नहीं कर पाया, कोई अड़चन आ रही तो उसको लग रहा है डेट एक्सटेंड हो जाए। लेट अस सी, वेट एंड वॉच। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, अगर एक्सटेंड हो गई तब भी ठीक है, नहीं होती तब भी ठीक, आप लोग तो फॉर्म सबमिट कर ही देंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग टेलीग्राम हमारे ग्रुप में हैं कि वो जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो प्लीज़ एक मैसेज डाल दें, द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। और मल्टीपल क्वेरीज़ आपकी आ रही हैं बहुत शॉर्ट टाइम में मेरे पास, तो मैंने आज की वीडियो दोस्तों इसलिए बनाई है
कि जो खतौनी में जो एक जॉइंट ओनरशिप की बात हो रही है या जो अपेंडिक्स थर्ड की बात हो रही है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी क्लियरिटी और लाने की कोशिश करूं, शायद कुछ लोगों के फॉर्म और सबमिट हो सकें, इस क्लियरिटी की वजह से वो सबमिट ना कर पा रहे हों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा ब्रोशर पे जाएंगे और जो जो टिकलिश पॉइंट है उनको टेक ओवर करेंगे और आपकी कुछ कुछ कोशिश करेंगे उनको क्वेश्चन से आपके मैच करा करके उसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं उसको प्लीज़, जिनकी गलती हो गई है, आप टिल टाइम ऑफ सबमिशन डेट अगर एक्सटेंड नहीं होती दोस्तों तो आप अपने फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं और रीसबमिट कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले बात आपको बता दी थी, यू कैन डू दैट। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज पर्सनल भेजा कि ग्रुप थर्ड में फॉर्म कैसे भरते हैं, एक वीडियो बना के डाल दीजिए। इट्स वेरी ईजिएस्ट टू सबमिट ए फॉर्म विदाउट लैंड इन ग्रुप थर्ड, जो कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। उसमें कोई लैंड का डिटेल देना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो आप कुछ बहुत इजी है दोस्तों, भर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो फॉर्म भरते हैं जिसने वो देख लिया, जैसे वो ग्रुप 3 सेलेक्ट करेगा तो उसमें लैंड की डिटेलिंग वाला ऑप्शन ऑफ हो जाता है, बिकॉज वो डिटेल आपको देना ही नहीं है। और आपको सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको अपने सिग्नेचर और फोटो ही अपलोड करने हैं। अपेंडिक्स 10A का जो उसमें उसको क्लिक करना है, तो उसकी वीडियो के लिए वेट मत करिए दोस्तों, टाइम बहुत शॉर्ट है और गाइडेंस बहुत से लोगों को 1-to-1 देनी पड़ रही। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग अपने फॉर्म को भरें और मल्टीपल अगर फॉर्म भर सकते हैं तो भरें, सो दैट उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं आप थोड़ी देर में आपको अपना मॉनिटर शेयर करूँगा। तो जो एक खतौनी में डिफरेंट ओनर्स हैं, जॉइंट ओनरशिप में कन्फ्यूज़न है और भी बहुत सारे ब्रोशर के मिसलिनियस एस्पेक्ट हैं, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो मैंने अपना जो है मॉनिटर शेयर कर दिया है। तो यहाँ मैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज भी किसी का मैसेज आया है कि उसने जो है बेसिकली अपना जो KSK है, किसान सेवा केंद्र है, वो स्टेट हाईवे पे NOCs ले ली हैं, बट अब कंपनी कह रही है कि वहाँ वो खोल नहीं सकता। तो कंपनी ने उसको ड्राइंग्स और लेटर तो दोस्तों ज़रूर दिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो KSKs वगैरह होते हैं ना दोस्तों, वो रूरल ROs में आते हैं, राइट। इट मीन्स कि वो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और जो म्यूनिसिपल लिमिट है उसमें नहीं हो सकते। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ कहीं ना कहीं गलती हो रही है, राइट। नॉट ऑन द हाईवेज SH आउटसाइड ऑफ द म्यूनिसिपल लिमिट। तो अगर कोई भी ऐसा कर रहा हो दोस्तों तो उसका नुकसान है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। इससे बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हो चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो प्लीज़ आज ये मैसेज मेरे पास आया है तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखिए, यहाँ कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। रेगुलर ROs और रूरल ROs में आपको फ़र्क होना चाहिए। आप एडवर्टीज़मेंट भरते समय भी दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 3 हम लोग देख चुके हैं। ग्रुप 1 पहले ही हम लोग शेयर कर चुके हैं, ग्रुप 2 देख चुके हैं। ग्रुप 3 दोस्तों वो है एप्लीकेंट्स हु हैज़ नॉट ऑफर्ड एनी लैंड इन द एप्लीकेशन, ओनली एप्लीकेबल लोकेशन एडवर्टाइज अंडर SC/ST कैटेगरीज, राइट। तो ये SC/ST कैटेगरीज मैंने सबको सजेस्ट किया है कि जिनको लैंड नहीं मिल रही, प्लीज़ वो एप्लीकेशन की फ़ीस ही तो लगनी है, दे कैन अप्लाई। अगर उनको कोई भी प्रोबेबिलिटी बाद में मिलती है तो एटलीस्ट कुछ % दोस्तों चांसेस बने रहेंगे। और जो ग्रुप 1 है दोस्तों वो ओन लैंड के लिए है, लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड होनी चाहिए या द वे ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए। और मिनिमम आपके पास जो दोस्तों लीज होनी चाहिए लॉन्ग टर्म, वो 19 ईयर्स 11 मंथ होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट की डेट से मान लीजिए, और नॉट आफ्टर डेट सबमिशन ऑफ द फॉर्म्स। आपने जब सबमिट किया उसके बाद नहीं होनी चाहिए, उसके पहले से होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट डेट पे भी होनी चाहिए और फॉर्म सबमिशन के पहले होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। या अपेंडिक्स थर्ड आपके पास जो है किसी फैमिली मेम्बर के लिए होना चाहिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रुप 2 फॉर्म ऑफर की बात करता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी जिससे आपको कोई रिलेशन नहीं है, आप उससे अपेंडिक्स थर्ड लेते हैं। फॉर्म ऑफर की तरह होता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो लैंड आपको देगा। तो इसमें जो दोस्तों लैंड का ओनर होता है थर्ड पार्टी में, उससे आप स्टाम्प पेपर पे साइन कराते हैं। वो ये लिखता है कि आप एप्लीकेंट हैं और मैं लैंड दूंगा जब कंपनी मांगती है। इसी से रिलेटेड दोस्तों किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछता है, जिस बंदे से मैंने अपेंडिक्स थर्ड ली है, सपोज करिए इन द ड्यू प्रोसेस उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग बहुत इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा, अगर मान लीजिए उसकी डेथ नहीं भी होती, अगर वो बाद में मान लीजिए कह देता है कि मैं आपको लैंड नहीं दूंगा ड्यू टू एनी रीजन, बिकॉज तो थर्ड पार्टी है, उस केस में क्या होगा दोस्तों। तो यू कांट डू एनीथिंग।
इसीलिए मैं सबको एडवाइस कर रहा हूँ कि ग्रुप 1 में अप्लाई करिए, ग्रुप 2 में मत जाइए, उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर ग्रुप 1 में कोई नहीं मिलता है प्रॉपर एप्लीकेंट जो क्वालिफाई करे तो ग्रुप 2 में जाना होगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं इसमें फर्दर आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेट अस कम टू दैट पॉइंट। वो दोस्तों पॉइंट क्या है, वो ये बोलता है कि जो इसको आप देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में आपके ये लोग आते हैं, सेल्फ या तो सेल्फ ओन्ड होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, या आपके नाम से लॉन्ग टर्म लीज है, वो किसी भी थर्ड पार्टी से भी हो सकती है। स्पाउस आपकी वाइफ के नाम से, फादर मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, स्टेप फादर पापा मम्मी, या जो आपके स्टेप फादर मदर है उनके नाम से, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। ब्रदर सिस्टर में दोस्तों कहीं ये नहीं कहता कि आपके अंकल्स यानी कजन्स की बात नहीं करता। ब्रदर सिस्टर का मतलब रियल या आपके स्टेप ब्रदर सिस्टर्स, तो इसमें वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, बट वो आपके ब्रदर सिस्टर रियल होने चाहिए। सन डॉटर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये आपको क्लियर होगा। सन इन लॉ तो एंड डॉटर इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ, आपको इसका भी आइडिया होगा। और ग्रैंड पेरेंट्स बहुत मैटरनल एंड पैटर्नल, अगर इनके नाम से दोस्तों अगर आपके पास लैंड है तो वो आपको अपेंडिक्स 3 देके ग्रुप 1 में जो है फैमिली इसमें ट्रीट होती है। फैमिली यूनिट अलग है। फैमिली यूनिट में आपके पास 2 जो है हम अपने पास जो ए साइट्स हैं वो नहीं हो सकती, वो आगे मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया, देख लीजिए, कोशिश करूंगा उसको भी मैं किसी वीडियो में कवर करूं। ग्रुप 2 में फर्म ऑफर है, जिसमें जो है आप थर्ड पार्टी से अपना ऑफर ले सकते हैं, बहुत क्लियर है। बेस्ड ऑन लीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू परचेज लॉन्ग टर्म लीज एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द OMC, इसमें बहुत दोस्तों याद है। तो एक फॉर्म आपको लैंड ऑफर लेटर लेना है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट अपेंडिक्स 3 टेंडर्ड बाय द थर्ड पार्टी लैंड ओनर ऑन और बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशंस, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। शुड बी अवेलेबल विद द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द क्लास E2F, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए E2F वाले, खसरा खतौनी, उसकी जो पूरे डिटेल्स हैं सारे, उसकी पूरी चौहद्दी ये आपके पास क्लियर होनी चाहिए, रेवेन्यू के रिकॉर्ड भी होने चाहिए। इसमें ये बोलता है about to establish ownership of the offered land for the dealership which will have to be submitted by the applicant as and when advised by the OMC, इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस डीड दोस्तों वो होती है जहाँ पे टाइटल शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, उसे कन्वीनियंस डीड कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में। तो ये सेल, लीज और गिफ्ट डीड जो होती है ना, तीनों मानी जाएंगी। यहाँ पर जो है ना एक पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड उसके द्वारा भी की जा सकती है, तो इसको दोस्तों एक्सप्लेन कर रहा है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट विद रिगार्ड टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 ये जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी डिसाइड करेगी, वो पूरा क्राइटेरिया चेक करेगी। अगर ग्रुप 1 में है तो ग्रुप 1 में कंसीडर करेगी, अगर ग्रुप 2 के लायक हैं और ग्रुप 1 में अप्लाई किया है तो कैंसिल हो जाएगी। अगर आप ग्रुप 2 में अप्लाई किया है, ग्रुप 1 में डिजर्व करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन ग्रुप 2 में कंसीडर कर जाएगी। दोस्तों रिलेशनशिप में आता हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो टेबल ये है, ठीक है। ये कहता है इन केस द एप्लीकेंट आर द फैमिली मेंबर्स ओन द land ownership with the third party, the consent letter in the form of affidavit appendix 3 or the power of attorney registered clearly authorizing the applicant for such use of land from third person is also required. Such consent letter in the form of affidavit appendix 3 or power of attorney registered should have been tendered by the concerned third party on or before date of application. इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लोग अपेंडिक्स 3 ले रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वेरियस सिचुएशन ऑफ ओनरशिप फॉर डिफाइनिंग ओन और फर्म ऑफर। तो फर्म ऑफर क्या है, ओन्ड क्या है, उसमें दोस्तों कहता है अगर आपके पास सेल्फ ओन्ड है तो फुल ओनरशिप आपकी है, ओन्ड माना जाएगा, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ ओन्ड वो भी माना जाएगा दोस्तों जो आपने रजिस्टर्ड लीज करा ली है, तो यहाँ पे आपको कोई इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसमें दूसरे में कहता है दोस्तों सेकंड, सेल्फ विद द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ओन्ड एक्सक्लूसिव बाय द फैमिली मेंबर्स। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे पार्ट हो फैमिली मेंबर्स के पास, या तो इसमें भी दोस्तों जो है शेयर ऑफ द एप्लीकेंट, चाहे तो पार्ट हो आपका या नील, कुछ भी ना हो, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स के पास है, कॉन्सेंट लेटर इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर आप अपेंडिक्स 3 ले लेते हैं तो दोस्तों ये भी ओन्ड मानी जाएगी। इसमें आपको अपेंडिक्स 3 नहीं चाहिए, ये आपकी फैमिली के द्वारा ओन्ड है, आपका उसमें पार्ट है कि नहीं है, वो नील है या नहीं भी है तब भी चलेगा, ओन्ड मानी जाएगी। तो आप ग्रुप 1 में कंसीडर किए जाएंगे आफ्टर हैविंग दिस अपेंडिक्स 3, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट बहुत क्रूशियल है, सेल्फ विद अदर ओनर्स, राइट। यहाँ पार्ट की बात करता है, यहाँ लिखता है इफ़ द शेयर ऑफ द एप्लीकेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स इज मोर देन इक्वल टू द लैंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। ये बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, अगर लैंड का पार्ट
आपकी फैमिली वाले के पास या आपके पास ज़्यादा है जितना कंपनी मांग रही है, तो उसको भी दोस्तों यहाँ पे ओन्ड ट्रीट कर रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो और ये लिखता है सेकंड में सेल्फ विद द अदर, ये दोस्तों लैंड की टाइटल थर्ड पार्टी से भी है, तब ये जो है क्लास 3 एप्लीकेबल है। सेल्फ विद अदर ओनर्स, पार्ट आपका है सेल्फ, बट उसका एरिया ज़्यादा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना मांगा गया है फैमिली मेम्बर के पास आपके पास है, राइट, ये भी ओन्ड मानी जाएगी। फैमिली मेम्बर्स विद अदर ओनर्स नील, यहाँ पे बोलता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपका पार्ट है एप्लीकेंट का, यहाँ पे नील पार्ट है। शेयर विद फैमिली मेम्बर्स अदर ओनर्स, आपका पार्ट नील है लेकिन फैमिली वालों का पार्ट है। द कंसेंट लेटर, इसमें बोलता है ऑन द स्टाम्प पेपर और एफिडेविट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द को ओनर्स शैल बी रिक्वायर्ड इन द अपेंडिक्स थर्ड, यहाँ पे दोस्तों चाहिए होगा अपेंडिक्स थर्ड पे, ये भी ओन्ड मानी जाएगी जब आप सबसे अपेंडिक्स थर्ड ले लेते हैं, राइट। तो जितने भी को ओनर्स हैं आपसे उनको अपेंडिक्स थर्ड लेनी है। यहाँ पे कहता है सेल्फ विद द फैमिली मेम्बर्स एंड ओनर्स अदर ओनर्स, यहाँ पे इस केस में दोस्तों ये तीनों ही केस में जो है ओन्ड मानी जाएगी। अगर आपका लैंड शेयर एप्लीकेंट का उसकी फैमिली मेम्बर का ज़्यादा है तो ओन्ड मानी जाएगी, आपको बाकी से अपेंडिक्स थर्ड लेनी है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये दोनों, ये जो ओनर्स है ना दोस्तों, ऑल को ओनर्स शुड बी फ्रॉम द अटॉर्नी, द कंसेंट लेटर ऑन स्टाम्प पेपर आर एफिडेविट आर पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर आपकी फैमिली का और आपका जो है पार्ट ज़्यादा है जितना मांगा गया है, बाकी को ओनर अगर अदर पार्टी है, नोन नहीं है, उनसे भी आप अपेंडिक्स थर्ड लेंगे तो ओन मानी जाएगी। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इस क्लास को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फैमिली मेम्बर्स के पास लैंड है, पार्ट है, अगर वो ज़्यादा है जितना डिज़ायर्ड है, तो आप अपेंडिक्स थर्ड बाकी लोगों से भी ले लीजिए, तब भी वो ओन्ड मानी जाएगी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो। यहाँ बहुत क्लियरिटी चाहिए। अगर लैंड गवर्नमेंट का दोस्तों, तो अगर आपको उसमें कोई अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया है या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ का नेम ऑफ सेल्फ एंड स्पेसिफिक मूवमेंट फॉर द पेट्रोल पंप यूज़, तो दोस्तों वो भी ओन्ड मानी जाएगी। ग्रुप 2 में दोस्तों वही मानी जाएगी जिसमें थर्ड पार्टी के द्वारा फुल लैंड ओन्ड की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों वो भी हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी, ये जो को ओनर्स है ना, इसमें इसने क्लियर नहीं किया कि थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली के ना हो, उनकी फैमिली के ना हो, एक तो फैमिली का हो लेकिन बाकी जो फैमिली ऊपर एक्सप्लेन की उसके ना हो, तो यहाँ पे भी ओन्ड माना जाएगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ग्रुप 2 में वो है कि जहाँ पे सारे थर्ड पार्टी हों, ओनर कोई ना हो, वहाँ पे पार्ट आपका जो है वो फर्म ऑफर आप अपेंडिक्स थर्ड मिलेंगे। इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही, मुझे लगता है आपको क्लियरिटी आ रही होगी। तो जहाँ पर पार्ट ओनर है और थर्ड पार्टी के लोग हैं, अपेंडिक्स थर्ड लेके आप दोस्तों ओन्ड की तरह ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 2 में जब ये है कि जब सारा लैंड ही थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तब आपको ग्रुप 2 में जाना है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये पेज 9 पे जहाँ पे बोलता था सेम पीस ऑफ लैंड कैन नॉट बी ऑफर्ड बाई मोर देन वन एप्लीकेंट फॉर ए पर्टिकुलर आरओ लोकेशन अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट इन केस मोर देन वन एप्लीकेंट इज रिसीव्ड ऑफरिंग द सेम पीस ऑफ लैंड सच एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड। दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से लीज ले ली, रजिस्टर्ड लीज ले ली, जिसने आपको भी दे दी, किसी और को भी दे दी, थर्ड को भी दे दी, फोर्थ पर्सन को भी दे दी, तो वो रिजेक्टेड मानी जाएगी बिकॉज सेम पर्टिकुलर कचरे पे बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे दोस्तों। लेकिन ये आगे क्लियर करता है क्योंकि इस पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। दिस एस्पेक्ट, ये बोलता है कि दिस एस्पेक्ट शैल बी वेरीफाइड बाई अपॉन द रिसीप्ट ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन बाई OMC। हाउएवर इफ द प्लॉट्स हैविंग सेम लैंड डिटेल्स, अगर प्लॉट हैविंग सेम लैंड डिटेल्स, कसरा गट्टा खतौनी सर्वे प्लान डैक गट नंबर एटसेट्रा आर ऑफर्ड आर डिफरेंट एप्लीकेंट्स, केस will not be liable for the rejections provided that there is no overlap of these kind of land, clear demarcation of land is offered by them। तो दोस्तों मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बड़ा लैंड है, बड़ा फ्रंटेज है, बड़ा एरिया है, डेप्थ ज़्यादा है, तो अगर आप क्लियरली उसको डिवाइड करके लीज कर देते हैं, पार करके कि इतना पार्ट इसका, इतना पार्ट इसका, इतना पार्ट इसका, तो उसमें 3 एप्लीकेंट आ सकते हैं। कसरा नंबर 1 होगा लेकिन उसके पार्ट होंगे वो डिमार्केटेड होंगे, आप उनको ABC करके भी कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी था क्योंकि इसमें बहुत क्वेरी आ रही है। मुझे लगता है आपको इसमें, तो इसमें एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। नोट 3 में लिखा है इन केस आफ्टर सेलेक्शन it is observed that the offer land is co-owned by the multiple persons, ये बोलता है multiple persons and the provisionally selected candidate will not has not taken consent from all the co-owners, the provisionally selected जो selected candidate है he will be given 28 times to get
द ऑफर्ड लैंड जो एप्लीकेशंस है उनमें जो है 21 दिन का उसको समय दिया जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो ला करके उनसे भी कंसेंट ला करके दे, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं ला के देते हैं तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर लोकेशन एडवर्टाइज अंडर SC/ST कैटेगरी सच कैंडिडेट्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद द ग्रुप थर्ड एप्लीकेंट्स provided that he and she was originally not in group third or have not been moved to group third earlier। तो अगर ऐसे कुछ लोग जो ऊपर फेल हो जाते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, उनको ग्रुप थर्ड में जो SC/SC कैंडिडेट है उनको ग्रुप थर्ड में मौका दिया जाएगा। अगर वो ऑलरेडी ग्रुप थर्ड में रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनको फिर मौका नहीं दिया जाएगा, दे विल बी ट्रीटेड रिजेक्टेड। ये पॉइंट मैंने भी क्लियर किया है, तो इसका बहुत ध्यान रखिए। कुछ रेक्टिफाइबल डिफेक्ट भी हैं, मैंने उस पर कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग उसकी कोई गुंजाइश ना रखें। तो कहीं डॉक्यूमेंट में अगर सब लीज का क्लास भी आपने ऐड नहीं कराया है, उसके लिए भी आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में आ सकती है, इसलिए मैंने इनको आपको नहीं उस पर वीडियो बनाई। मैंने आपको केवल ये आपको एक वीडियो बनाई कि नॉन रेक्टिफाइबल डिफेक्ट कौन से हैं, क्यों रिजेक्ट हो जाएगी। बट मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहीं अगर मिस हो गया तो घबराने की बात नहीं। 21 डेज़ का टाइम होगा आपके पास, OMC आपको टाइम देगी कुछ रेक्टिफाइबल डिफेक्ट के लिए। इसका आपको इसका जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, राइट। और इसमें दोस्तों ये लिख रहा था कंसेंट लेटर इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स अपेंडिक्स थर्ड ऑफ डेट विच इज़ प्रायर टू डेट ऑफ एप्लीकेशन शैल ओनली बी कंसीडर्ड। तो अपेंडिक्स थर्ड का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर कोई इसमें मैनिपुलेशंस की गुंजाइश तभी हो सकती है जब आपके पास पुराने स्टाम्प पेपर हो, बिकॉज अपेंडिक्स थर्ड स्टाम्प पेपर पे है। और अगर अपेंडिक्स थर्ड देने वाला डिपोनेंट तैयार है और आपके पास स्टाम्प पेपर है तो यू कैन मैनेज दिस। तो स्टाम्प पेपर दोस्तों एक्स्ट्रा लेकर रखिएगा, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। इन डेट सिलेक्शन इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑफर्ड लैंड डज नॉट कंटेन सबलीज क्लास। तो यहाँ पे भी आपको जो है ये CFS और CC कैटेगरी वालों के लिए आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा। सुटेबल आप अमेंडमेंट करा लीजिए या एडेंडम करा लीजिए टू द लीज एग्रीमेंट, फेलिंग विच द सिलेक्शन विल गेट रिजेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे, राइट। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। विद रिगार्ड टू द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स हैं दोज आर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ना दोस्तों, उसका आपको बहुत ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया should be in possession of applicant and valid on the date of application. However, the certificate issued by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence, Government of India for Defence Personnel and Caste Certificates SC/ST OBC can be of the date after the date of application but should be submitted within 10 days of information by IL company। तो दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक कहता है कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST OBC कैन बी ऑफ द डेट आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बट शैल बी सबमिटेड विद इन 10 days आफ्टर द इंटीमेशन ऑफ एप्लीकेशंस। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं अरेंज हो पाया SC/ST वाला OBC वाला, तो आपको जब इंटीमेशन आएगी तो उसके बाद 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका समझना यहाँ पर कि क्या आपको पहले चाहिए क्या बाद में चाहिए। मैंने सबको ये बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले होने चाहिए क्योंकि आपसे चूक ना हो, बट मैं आज आपको बता रहा हूँ अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आपको समय दिया जाएगा, राइट। वेयर एफ द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड द सेम शैल बी सबमिटेड बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विद इन एडिशनली 10 days। यहाँ पे 10 days का दोस्तों टाइम मिलेगा, आप इसमें कर सकते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। In case the application certificate submitted with the application issued by the various government department are not as per given format, the applicant will not be made an ineligible if the content is same as per। अगर मान लीजिए कहीं पे सर्टिफिकेट आपका उस फॉर्मेट में नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ओल्ड सर्टिफिकेट है, उस केस में जो आपको इन एलिजिबल नहीं कर सकते हैं अगर वो OMC जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो उस सर्टिफिकेट में पहले से आ रही है। मुझे लगता है दोस्तों पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट। Applicable certificate documents for eligibility specific eligibility criteria would be required to be submitted by provisionally selected candidate within 10 days of intimation after law of drafts and binding। अगर कोई भी आपको ये सर्टिफिकेट्स हैं आपको ये देने होंगे दोस्तों 10 दिन में, मैं कह रहा हूँ पहले अरेंज करिए, बट यहाँ पे 10 दिन का टाइम मिल रहा है। Additional 10 days time shall be given in the case the provisionally selected candidate fails to submit the applicable certificate documents। In case the provisionally selected candidate fails to provide applicable certificate documents within this time period, then his or her candidature will be rejected under intimation through SMS email।
तो दोस्तों अगर 10 दिन में आप नहीं कर पाते तो एडिशनल 10 डेज आपको दिए जा सकते हैं, उस यानी कि 20 दिन का टाइम मिल जाएगा, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। Provisionally selected candidate would be given opportunity to provide the rectified corrected documents under rectifiable deficiencies। तो rectifiable deficiencies को समझ लीजिएगा within 21 days। If the provisionally selected candidate fails to provide the required connected rectified documents, अगर आप 21 दिन में rectified documents नहीं देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो रेक्टिफाइबल डिफेक्ट्स भी हैं दोस्तों, उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बट मैं उसको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, घबराने की बात नहीं है। However, the locations advertised under SC/ST category in the case non-rectifiable non-submission of documents, तो इनको ग्रुप थर्ड में कर देंगे। मैं इसको पहले ही बताया, अगर ग्रुप थर्ड में है तो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इन केस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अगर आपका कोई नेम एप्लीकेंट का चेंज हुआ है, बहुत से लोग कह रहे हैं नाम चेंज हो गया है, अगर आपने रिलेवेंट गजट नोटिफिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर नाम चेंज किया है तो आपको इन सपोर्ट ऑफ द नेम विल हैव टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट एंड द एडवाइस बाय द OMC। हाउएवर इन द केस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स राइजिंग आउट ऑफ मैरिज, एफिडेविट आपको देना है एज पर अपेंडिक्स 10 है, अगर वो फीमेल है और मैरिज के बाद चेंज हुआ है। अगर जेंट्स है तो उसमें प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ चेंज होना चाहिए, अगर लेडीज़ है तो 10A में उसको जो है क्लियर करना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। रेक्टिफाइबल डिफेंसीज को समझ लीजिएगा, वो डिफिशियंसीज जो रेक्टिफाइबल है उसमें आपको 21 दिन 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो प्लीज़ घबराने की बात नहीं है। फॉर्म सब सबमिट करिए, मौका मत छोड़िए दोस्तों। अगर आप सबमिट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी ना आपकी। तो अगर आपके पास लैंड है तब भी सबमिट करिए, अगर प्रॉपर लैंड मैच्योर नहीं हो पा रहा तब भी सबमिट करिए, कोई इंटरसेक्शन आ रहा है तब भी सबमिट करिए। हो सकता है गाइडलाइन रिलैक्स हो जाए, कल को कुछ हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी दोस्तों कभी भी ख़त्म नहीं होती, पॉसिबिलिटी माइंड से चलिए। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट एंड सजेशंस है, और मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ पॉइंट्स की क्लियरिटी आई होगी इस वीडियो के द्वारा जो मैंने पहले टच नहीं किया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी। जो बेसिकली ये जो लैंड की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे ओन्ड दिखाना है, जहाँ पे फॉर्म ऑफर दिखाना है, और जो ग्रुप थर्ड है, इसमें आपको क्लियरिटी आ गई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें जो है आपको डालने की कोशिश की है, बट मैं ये वीडियो बंद करने से पहले, क्लोज़ करने से पहले आपको कुछ अपनी पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए। आपको कम से कम 10 स्टाम्प पेपर जो है अपने नाम से, एप्लीकेंट को अपने नाम से रखने हैं। बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन कोशिश करिए आपके पास होने चाहिए 8-10 आपके पास होने चाहिए, जिससे आपने जो है फॉर्म ऑफर लिया है डिपोनेंट के नाम से, वो भी होने चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बाद में अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती तो आपको स्टाम्प पेपर के लिए बैक डेट पे परेशान ना होना पड़े। ये मेरी आपको फ्रेंडली राय है। और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने जो है कवर किया है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था दोस्तों, कुछ लोग को अगर क्लियरिटी आने से अगर वो फॉर्म सबमिट कर पाएँ तो ज़रूर कर लें, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ रेयर आती हैं। वी शुड नॉट, उनको हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं एम्पावर कर रही होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है, औरों को भी कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बिकॉज दोस्तों नॉलेज वही है जो इम्प्लीमेंट हो सके, जो औरों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है आपका बेल बटन उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। So Pradeep Karbanda signing off from the platform of Sankir Jain. Best wishes to all of you.